अच्छा, यहां से हम स्टार्ट करें कि जो 33 है वो कह रहा है कि एक्स एंड वाई, जस्ट वन सेकेंड। अच्छा, ही सेइंग एक्स एंड वाई एंड जी आर थ्री आइसोमेरिक अल्कोहल्स, ठीक है, तो आइसोमर्स है। सेपरेट सैंपल्स ऑफ ईच अल्कोहल are warmed with a mild oxidizing agent and the results are noted. One of these alcohols when, पहले तो पता नहीं कि mild oxidizing agents है, तो one of these alcohols when dehydrated, अच्छा इसका पहले मैं बता देता हूँ कि ऑक्साइड कौन कौन सा होता है। यू गॉट प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है, दे आर द ones that get oxidized, ठीक है, और Secondary वो alcohol. ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल्स टर्शियरी ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, मेक श्योर यू कीप दिस इन माइंड। सो वन ऑफ दीज आउट ऑफ दीज इज प्रॉब्ली टर्शियरी अल्कोहल, तो कौन सा है इनमें से टर्शियरी अल्कोहल? Sir, the last one? ठीक है, बिल्कुल द लास्ट वन, ठीक है, दैट्स अ टर्शियरी अल्कोहल। अगर आप उसको ड्रॉ करेंगे ना, इस कार्बन पे, दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप्स, CH3 ट्वाइस है उसके लेफ्ट पे, और फिर उसके साथ देयर इज एन OH, और फिर राइट साइड पे देयर इज CH2। अच्छा, तो ये वाला जो है ना, दैट्स अ टर्शियरी अल्कोहल। तो इसलिए ऑक्साइड नहीं होना, सो इट्स ओनली गोइंग टू बी एक्स एन, ये वाला दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस वन इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो एक्स एंड वाई ये वाला ऑप्शन होगा कि माइल्ड ऑक्साइजिंग एजेंट्स, तो इट्स ओनली गोइंग टू बी C एंड D। और उसके बाद है कि one of these alcohols when dehydrated will give a pair of cis trans isomers with the molecular formula C5H10। तो वो क्या cis trans isomers फॉर्म करेगा वो। Starting with the first one, will that form cis and trans isomers? Cis and trans क्या थे? ये डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसके कार्बन शुड बी बॉन्डेड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स, राइट? तो there's a cis version and there's a trans version। तो पहला वाला वो cis trans बनाएगा when it's dehydrated। अगर if I draw the first one, कितने हैं उसके पास? 5 कार्बन एटम्स हैं। तो ये आखिरी वाले से ना OH is going to go away, वहां पे alkene would be formed, और ये जो N वाला कार्बन है it's going to be bonded to 2 H's, ठीक है, मैंने पहला वाला किया, the OH is gone और वो alkene बन गया। तो ये वाला तो नहीं बनाएगा cis trans, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके साथ दो ग्रुप्स एग्जैक्टली सेम टाइप के अटैच हुए हैं। ये क्लियर है? यस सर। तो पहला वाला तो नहीं है। अच्छा, उससे क्या पेयर ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स, सेकंड वाला जो है वाई, वो वाई के अंदर जो OH है, जस्ट वन सेकेंड। अच्छा, वाई के अंदर यू हैव OH, तो अच्छा OH जो है ना दैट्स अटैच्ड, ये कहाँ पे अटैच हुआ है? OH इज अटैच्ड ऑन द, ये बीच वाले कार्बन, मिडिल कार्बन एटम पे, ठीक है। तो जो भी डबल बॉन्ड बनेगा वो इधर बनेगा। अब डबल बॉन्ड इसमें ना राइट साइड पे बने या वो लेफ्ट साइड पे बने, इट्स काइंड ऑफ एग्जैक्टली द सेम थिंग, ठीक है। तो इस केस में अली अहमद, आवाज आ रही है? ये इसमें बेशक टाइप कर देना। अच्छा, ये वाला कि आपका जो वाई है ना, दैट्स जो बीच वाला वाई, अच्छा इसमें डबल बॉन्ड जो यहाँ पे बनेगा और वो दोनों साइड्स पे कहीं भी बने, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। अब इसका मुझे बताओ, विल इट फॉर्म अ सिस ट्रांस आइसोमर और नॉट? इब्राहिम, क्या होगा? इज इट गोइंग टू बी सिस ट्रांस और नॉट? इसको अगर गौर से देखो तो डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड हो के, सकता है सर। हाँ हो रही है एक्चुअली, क्योंकि है। कार्बन जो है वो दो डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है, इधर भी दो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बॉन्डेड है, सो इट विल फॉर्म सिस ट्रांस, ठीक है। तो वाई तो हो गया, और उसने क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया हुआ था तो फिर वाई ही होगा। लास्ट वाला सिस ट्रांस
फिर इसका मतलब है फॉर्म नहीं करेगा। उसको वैसे देख लेते हैं लास्ट वाला क्या करेगा। लास्ट वाले में यू हैड ये बीच में कार्बन था और फिर साथ दो CH3 ग्रुप्स थे, और फिर यहाँ पे दो CH3 ग्रुप्स थे, और फिर यहाँ पे OH अटैच था, और फिर यहाँ पे क्या था, CH2 CH3। अब यहाँ पे ना इसके पास क्या ऑप्शन है डबल बॉन्ड का? या तो डबल बॉन्ड ये वाली दोनों साइड्स जो है ना, या तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा या डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ठीक है। या डबल बॉन्ड तीसरी ऑप्शन है कि इट्स गोइंग टू फॉर्म एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो आइदर वे किसी भी जगह पर इट्स नॉट गोइंग टू फॉर्म सिस ट्रांस, क्योंकि अगर यहाँ पे बनेगा ना इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो वो जो लेफ्ट वाला कार्बन है उसके साथ एच इज अटैच्ड है, दैट्स नॉट गोइंग टू फॉर्म सिस ट्रांस। ऊपर बनेगा तो ऊपर वाला जो कार्बन है उसके साथ एच इज अटैच्ड है, दैट विल नॉट फॉर्म सिस ट्रांस। इस साइड पे अगर अटैच होता है और ये OH रिमूव हो जाता है तो तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ना इट्स बॉन्डेड टू टू CH3 ग्रुप्स। तो ये वाला जो कार्बन है ना दैट्स नॉट गोइंग टू फॉर्म सिस ट्रांस, ठीक है। तो कहीं भी वो कर लो ना डबल बॉन्ड, इट्स नॉट गोइंग टू फॉर्म सिस ट्रांस। और डबल बॉन्ड किस तरह बनेगा, OH जाएगा और वो कार्बन जो है ना, ये वाला जो कार्बन है दिस वन, ये किसी के साथ भी ना फिर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। सो इट्स ओनली वाई ओनली, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 34। कंपाउंड G gives a pale yellow precipitate with alkaline iodine. अब अल्कलाइन आयोडीन जो है दैट्स द आयोडोफोम टेस्ट। आयोडोफोम टेस्ट क्या होता है कि अगर वही हमारा जो 2 पेज का वो है ना चार्ट, तो उसमें उसमें व्हाट इज द आयोडोफोम टेस्ट? आयोडोफोम टेस्ट है कि आपके पास आयोडोफोम टेस्ट एक स्ट्रक्चर का टेस्ट होता है, ठीक है, कि आपके पास मीथाइल ग्रुप हो और साथ में कार्बोनाइल अटैच्ड हो, या फिर मीथाइल ग्रुप हो और साथ ये CHOH एग्जैक्टली इसी तरह अटैच्ड हो, और ये बाकी जो मर्जी हो, ठीक है, वी डोंट रियली केयर। तो दोनों केसेस में क्या होता है कि जब आप अल्कलाइन आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हो तो ये जो CH3 है ना दैट एंड्स अप फॉर्मिंग CHI3। और वो जो बाकी जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो बाकी जो स्ट्रक्चर है उसमें ये वाले जो कार्बन है ना, दे वुड एंड अप एज कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स, ठीक है। वो सॉल्ट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो कंडीशंस जो है वो अल्कलाइन है, NOH एडेड है। अगर वो एंड में कह देना एसिडिफाइड है तो वो फिर सॉल्ट नहीं फॉर्म होगी, ठीक है। तो दिस इज द आइडोफोम टेस्ट। तो वापस इस पे आ जाओ। तो उसमें हमने ढूंढना है अब वो, तो हमने ढूंढना कौन सा स्ट्रक्चर है, मीथाइल विद CHOH। ये स्ट्रक्चर जिसके पास भी होगा ना, उसका आइडोफोम टेस्ट जो होगा दैट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है। जिसके पास भी ये स्ट्रक्चर होगा, सॉरी 10 सेकेंड। अच्छा, सो whoever has that structure, गलती से ही बंद हो गया। अच्छा, whoever has this structure उसका आइडोफोम टेस्ट दैट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो वो देखना इनमें से किसके पास ना ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड दैट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी, मेरे ख्याल से इसको ड्रॉ कर लेते हैं पेंट इन टू ऑल। पेंट मींस 5, टू ऑल मींस के OH इज ऑन द सेकेंड वन, ठीक है। तो दिस कार्बन इज गोइंग टू हैव 3 H's और फिर यहाँ पे H है और फिर बाकी ये CH2 एंड दिस वन विल बी CH3, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 होगा। अच्छा, एनीवेज दिस स्ट्रक्चर एग्जैक्टली इज प्रेजेंट इन दिस। इसका जो CH3 है ना वो टूट के इट विल फॉर्म CHI3, और वो जो बाकी कार्बन है ना दिस वन, दैट विल एंड अप एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। तो बी आंसर है, ठीक है। तो रिमेंबर आइडोफोम टेस्ट में या तो हम ये वाला स्ट्रक्चर ढूंढ रहे होते हैं, और वी आर लुकिंग फॉर दिस स्ट्रक्चर व्हिच इज अ methyl next to a carbonyl. दोनों केसेस में the result will be exactly the same. The molecule is going to break over here and it will form a yellow precipitate of CHI3. अच्छा, नेक्स्ट वन, ये वो एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिएक्शन है। इसको भी वापस हम वो रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं। रिमेंबर 4 रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। इस शीट पे फोकस करना है, इसके अंदर एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है, 2 पेजेस पे।
तो whenever you have an aldehyde और कीटोन, तो क्या होता है कि कीटोन और aldehyde न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। ये जो आपका कार्बन होता है, दिस इज अ वेरी पोलर ग्रुप। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, विच इज समथिंग दैट्स अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव चार्ज, दैट्स गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड, इट विल अटैक द पॉजिटिव कार्बन एटम, और उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर फर्दर रिपेल हो जाएंगे। तो ये मैकेनिज्म सामने है, ठीक है। वो एग्जैक्ट इसी के ऊपर उसने क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उससे बस कहेंगे वो व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट आयन फॉर्म एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द मैकेनिज्म। तो सी एन आके नीचे अटैच हो जाएगा, विच इज दिस इज फाइन। लेकिन यहाँ पे ऊपर जो ऑक्सीजन होगा, दैट्स गोइंग टू हैव अ नेगेटिव चार्ज, तो वो हमने देखना है। तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी, यहाँ पे सी एन अटैच हो गया, उधर ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चले गए, दैट्स नेगेटिव, और फिर वो एच के साथ अटैच हो जाता है वहां पे। तो बी इज करेक्ट। एरोज की डायरेक्शन करेक्ट होनी चाहिए कि एरोज आर ऑलवेज कहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शो करते हैं। Sir, I have a question like C and nitrogen, the number of bonds, it should be three, right? हाँ वैसे थ्री है, ये गलत है ना। तो तो D बी गलत ऑप्शन है। होगा। हाँ तो डी है, वो हमने देखा ही नहीं है, इसको काट दो। अच्छा ये उन्होंने वैसे काफी गलत किया हुआ है, कितना कम डिफरेंस रखा हुआ है बी और डी। तो ठीक है, एन नाइट्राइल इज एक्चुअली सी ट्रिपल बॉन्ड एन, हमने वो इग्नोर कर दिया था। सो इट्स गोइंग टू बी डी। ये क्लियर है। और Yeah. अच्छा अगला वाला, विच कंपाउंड रिएक्ट्स विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बट डज नॉट रिएक्ट विद टॉलेंस, ठीक है। तो वापस उस पर चले जाओ कि कौन है भाई 2,4 डी एन पी एच के साथ रिएक्ट करने वाला, ठीक है। दैट्स एल्डिहाइड और कीटोन्स 2,4 डी एन पी एच के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बोथ ऑफ देम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और सेकंड टॉलेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो एल्डिहाइड इज द वन दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उससे कहा था टॉलेंस, फेलिंग, और आपके पास जस्ट वन सेकंड मी यार। अच्छा सो एनीवेज वो तो हो गया यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे ये कि 2,4 डी एन पी एच एल्डिहाइड और कीटोन में से, और एल्डिहाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है फर्दर टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो वी आर बेसिकली लुकिंग फॉर अ कीटोन, ठीक है। तो कीटोन ढूंढना है, इनमें से कीटोन कौन सा है, और वो मेरे ख्याल से सामने ही है, डज नॉट रिएक्ट विद टॉलेंस। तो आई गेस दैट्स ए, क्योंकि ए के अंदर ना कीटोन है। बी गलत इसलिए क्योंकि इट्स एन एल्डिहाइड। सी गलत क्यों है, क्योंकि इट्स एन एल्डिहाइड, क्योंकि उसने कहा था टॉलेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता। डी इसलिए गलत है कि वो कीटोन भी नहीं है, इट्स नाइदर कीटोन, इट्स नाइदर एन एल्डिहाइड, वो दोनों ही नहीं है, ठीक है। सो दिस वन इज ए कीटोन एंड नॉट एन एल्डिहाइड, तो इसलिए ए इज फाइन। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट इज compound X has stereoisomers and forms a precipitate when warmed with Felling's reagent. तो forms a precipitate with, ये basically फिर से अगर उसको रेफर करो ना, तो Felling के साथ who's reacting with Felling, tolerance of Felling के साथ it's basically an aldehyde, ठीक है, that reacts. तो we're looking for an aldehyde again. तो ये aldehyde है, डबल बॉन्ड वो एंड पे, इसको निकाल दो, इसको भी, it's a ketone, this one is also an aldehyde, so you got two aldehydes. I think it's और प्लस A. हाँ उससे क्या है, इट शो स्टीरियो आइसोमर्स, राइट। ये नहीं होगा। स्टीरियो क्या होता है, इट्स आइदर गोइंग टू बी ऑप्टिकल और सिस ट्रांस। तो ये वाला जो है, दिस इज सिस ट्रांस नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं ना, राइट। सो इट Like कांट it बी सिस can't be ट्रांस। a chiral carbon. हम्म। It can't be a chiral carbon. No? हाँ कायरल है कोई नहीं, क्योंकि यू गॉट इस कार्बन के साथ यू गॉट टू एचएस, डबल बॉन्ड वाले कार्बन जो है ना, दे नेवर कायरल, ठीक है। ये वाला Okay. कायरल है, ये वाला नहीं है, दिस इज कायरल, क्योंकि इसके साथ ऑल फोर ग्रुप्स, एक एच होगा इसके साथ, दिस गोइंग टू बी एन एच, एंड ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट, ठीक है। So this is the answer. It will form stereoisomers optical. ठीक है, clear है। Yes, sir. अच्छा next one, which reaction will form propanoic acid, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह फॉर्म होते हैं, there are two ways of forming कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो ये ऑक्सीडेशन है, ये जो एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल से शुरू होता है ना काम, एल्डिहाइड पे जाता है और फिर वो फर्दर, ये तो क्या रिडक्शन हो रही है।
further oxidize okay, it will form a carboxylic acid. The other way a carboxylic acid is formed, if you have a nitrile तो उसको ना हाइड्रोलाइज करो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो या तो ऑक्साइज करना है या उसको हाइड्रोलाइज करना है, और उसने स्पेसिफिक अबाउट प्रोपेनोइक एसिड। तो बस ये ठीक है। अच्छा, पहले वाले भी हो सकते हैं, एस्टर्स से भी हो सकता है, वो वाला हम एस्टर्स का कर लेते हैं पहले। प्रोपाइल एथेनोएट विल इट फॉर्म प्रोपेनोइक एसिड। तो एस्टर्स क्या होते हैं, ये डबल बॉन्ड ओ एंड ओ इन द मिडिल। ये जो एथेनोएट साइड होती है ना, डबल बॉन्ड ओ वाली साइड होती है, दैट्स टू कार्बन एटम्स, एथ मींस टू कार्बन एटम्स। और जो प्रोपाइल होती है ना, दैट्स वो सिंगल ओ वाली साइड है, दैट्स थ्री कार्बन एटम्स, ठीक है। इसको अगर तोड़ोगे ना, दिस साइड विल टर्न इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो वो तो नहीं हो सकता। Sir, I think it's C. ठीक है, सी सही है। सी में ना प्रोपेन नाइट्राइल है, थ्री कार्बन एटम्स, और नाइट्राइल है तो ट्रिपल बॉन्ड एन, और मैंने भी कहा था कि नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करो तो दैट टर्न्स इनटू एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और वो प्रोपेनोइक एसिड ही होगा बिकॉज इट्स गॉट थ्री कार्बन एटम्स। बी में भी बन सकता था, लेकिन सिंस ही इज डूइंग अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस तो बी गलत इसलिए कि अगर मैं इफ आई ड्रॉ दिस एस्टर तो प्रोपेनोएट, इसका मतलब है इस साइड पे तीन कार्बन एटम्स हो गए प्रोपेनोएट। इथाइल का मतलब है इस साइड पे दो कार्बन एटम्स हो गए, राइट। इसको अगर तोड़ोगे तो यू विल गेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच इज गोइंग टू बी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। बस मसला ये कि बी में ना ही इज यूजिंग अल्कलाइन कंडीशंस। तो अल्कलाइन कंडीशंस के अंदर व्हाट हैपेंस इज कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वो अल्कली के साथ रिएक्ट कर जाता है, इट एंड्स अप फॉर्मिंग अ सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बी में बन सकता था, लेकिन वो क्योंकि इज यूजिंग अल्कलाइन कंडीशंस, तो आपका जो प्रोपेनोइक एसिड है दैट विल इवेंचुअली एंड अप रिएक्टिंग विद वोल्टर, रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। वो क्लियर है। Yes, sir. तो इसलिए सी है। अच्छा, अगला एस्टर का क्वेश्चन आ गया, उसने व्हिच कंपाउंड ऑन हीटिंग विद एन एसिड कैन एसिड कैटलिस्ट can produce lactide। अब ये make sure you're able to identify कि this is an ester, ठीक है। डबल बॉन्ड O और O है, ठीक है। तो हमने इसका क्या करना है, इसको एस्टर को ना वापस तोड़ दो, बिकॉज इज सेइंग कि वो बना किससे था, व्हाट कैन प्रोड्यूस दिस थिंग। तो इफ यू ब्रेक द एस्टर, तो ये मैं बीच में से ना आई एम ब्रेकिंग द लिंकेज, एस्टर लिंकेज, और इस साइड पे भी आई हैव ब्रोकन द एस्टर लिंकेज। तो this side will turn into an alcohol and this side will turn into a carboxylic acid. नीचे भी यही होगा, this side will turn into an alcohol and that side will turn into a double bond O and OH, ठीक है। मुझे तो इस चीज का नाम क्या है, what is this thing called? क्या होगा इसका नाम? It's how many carbons does this have? Longest chain. 3. इसको 3 है, ठीक है। It's 1 2 3। तो नाम किससे स्टार्ट होगा? It's going to be prop। I think it's C मुझे लग रहा है. हाँ, सी होगा, क्योंकि it's basically carboxylic acid, so you're going to call it propanolic acid। Remember, जो नाम होता है ना, that's based on the highest presence group, which is in this case it's carboxylic acid, ठीक है। अल्कोहल भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी, तो you're going to call it a carboxylic acid, propanoic acid। तो जो आपका हायर प्रेजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है उसकी बेसिस पे नाम करते हो, और जो कम इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है ना उसको फिर आप ब्रांच कहते हो। दिस इज हाइड्रोक्सी लगा हुआ है सेकेंड वाले कार्बन एटम में, ठीक है। सो इट्स 2 हाइड्रोक्सी propanoic acid which is C। So keep this in mind कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है, और मॉलिक्यूल का नाम हमेशा इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन, वन सेकेंड, अच्छा, इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप, ठीक है।
अच्छा, it's always based on the most important group. और जो लेस इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है उसको आप ब्रांच कंसिडर करते हो और उसकी पोजीशन वगैरह हमेशा आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप को देते हो, ठीक है, सबसे कम पोजीशन. अच्छा, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 40. This is about mass spectroscopy. So easy. He's just saying what is the relative atomic mass. You should know what the formula is. Okay, what's the formula for finding the AR? वो क्या होता है? It's percentage abundance multiplied by the isotopic mass, and you start summing them up. और divide by 100 भी करना है, ठीक है, end में. So after that, you're going to divide everything by 100. So 50% into 206 plus I think 25% into 208 plus 25% into 209 and divide everything by 100. I'm getting B. B आगे बस B आंसर, ठीक है. तो चलिए ठीक है, ये वाला पेपर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है. नेक्स्ट वाले पेपर को स्टार्ट कर लेते हैं. एंड कहाँ पे नेक्स्ट वाला पेपर? अच्छा, एक सेकंड, वो मैं देख लूँ कि हमारा नेक्स्ट पेपर कौन सा था जो हमने करना था आज. अच्छा, बाकी बीच में ना टॉपिक वाइज वी कैन आल्सो हैव क्रैश कोर्स ऑन सर्टेन टॉपिक्स, ठीक है. वो मुझे बता देना, फिर हम उसी तरह उसको स्केड्यूल कर लेंगे इसमें. अच्छा, खैर 8th 9th 7th S23 क्वेश्चन पेपर 1-3. Sir, I have a question. Like for like MCQs are in June, so shouldn't we focus on theory like more? नहीं, इसके बाद ये बस 2 MCQs हैं, उसके बाद फिर थ्योरी है. Okay. And what about practicals? Like आप वो भी करवाएंगे? प्रैक्टिकल इसमें लिखा है मैंने एक Can you हाँ, share the program ये और जो आपने वो बनाया on the group? वो मैं शेयर कर देता हूँ, इसमें भी नहीं खुलेगा, Okay. ठीक है. ठीक है. एक सेकंड, ये मैं कल पेपर 2 कर लेंगे, ठीक है. बल्कि वो पेपर 2 ही है कल का, ठीक है. इसका बस ये कि MCQ थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी होता है, तो वो कॉन्सेप्चुअली ना, बाकी वो एंड में जैसे जैसे वो करीब आता रहेगा तो पेपर 2 ही होगा फिर ज़्यादा, और फिर बीच में प्रैक्टिकल्स का भी कर लेंगे. अच्छा, दिस वन प्रोपेरिक एसिड इज ट्रीटेड विद, ये हमने पे वो खोल लिया, कौन सा वाला है? S23-13, ठीक है, जो उसके अंदर है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, पहली ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया. अच्छा, क्वेश्चन ये कि reagent X के साथ the organic product of the reaction is sodium propionate. No gas is produced during the reaction. What no gas? तो मुझे था no gas acid के साथ कौन प्रोड्यूस करेगा? एसिड के साथ पहले तो याद रखना कि कौन कौन रिएक्ट करता है, मेटल, और कौन रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, और कौन रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है, और एक और विच इज अमोनिया. अमोनिया भी बेस होती है, दैट आल्सो रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड. मतलब इनमें से which one is not going to produce a gas? Sir B? ठीक है, वो भी है. ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं. अमोनिया ओनली प्रोड्यूस अमोनियम सॉल्ट. अमोनिया भी हो सकता था, बट दैट्स नॉट एन ऑप्शन. कार्बोनेट जो होता है सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस, ठीक है. तो वो दोनों प्रोड्यूस. अच्छा, ये वो आ गया बैलेंसिंग रीडॉक्स रिएक्शन, ठीक है. तो उससे क्या, द लेटर्स यू वी आर ऑल होल नंबर्स. Two or more of these letters are the same as each other. What is the lowest possible value of V? Lowest possible
बैलेंसिंग आप जब भी करते हो ना तो इट्स ऑलवेज द लोएस्ट पॉसिबल रेशियो, ठीक है? तो इसलिए उसने लोएस्ट दिया हुआ है, क्योंकि इक्वेशन जो है वो बड़े नंबर्स में भी बैलेंस हो जाती है। अच्छा, अब इसमें ये कि you have to balance this, and redox के अंदर you have to make the number of electrons lost and gained equal, ठीक है? तो पहले तो ये कि what is the oxidation state of Mn over here? ये क्या है? MnO4 minus 1, what is Mn? Mnx है, oxygen जो है -2 times 4, and the total charge is equal to -1. Sir, is +7. तो +7 आ गया, ठीक है? बाकी सारों का पता है, H+1 है, Mn+2 है, iodine is 0 over here. तो Mn को क्या हुआ है? Mn goes from +7 all the way to +2, तो इसका मतलब है कम हो रही है, it's getting reduced, it's gaining how many electrons? 5 electrons, ठीक है? अच्छा, ऑक्साइड कौन हुआ है? I-1 or 0, that means it lost 1 electron, सही है? अच्छा, the number of electrons gained and lost, they have to be equal. तो how can you make these two equal? कि इसको multiply कर देते हैं with 5 and this will be multiplied by 1, तो number of electrons gained and lost equal हो जाएंगे. अच्छा, लेकिन the trouble is 5 का मतलब I should have 5 iodines, right? लेकिन 5 उसने पहले कहा हुआ था they should all be whole numbers, right? तो iodine को 5 करना that's difficult, क्योंकि I would have to multiply it with 2.5. मतलब Z 2.5 होगा तब जाके iodine जो होगा ना 5 होगा ना. तो the thing is कि I can't multiply it with 5, क्योंकि वरना over here I would have to take Z as 2.5. ये बात क्लियर है? Yes, sir. तो मैं इसको डबल कर देता हूँ, 5 और 1 की बजाय ना I'm going to multiply it by 10. सॉरी, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दो. वो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी गेन और लॉस्ट इक्वल हैं, ठीक है? 10 और 10 हो गए ना, लेकिन 10 इज इजी. उसका मतलब है जी वुड बी 5, तो वो 10 आइडीन हो जाएंगे. डब्ल्यू क्या होगा? दैट्स गोइंग टू बी 10, वो 10 आइडीन हो गए. और एम एन कितने होने चाहिए? एम एन 2 होने चाहिए, राइट? तो यू की वैल्यू क्या होगी? 2. एम एन इधर क्या होगा? दैट्स गोइंग टू बी 2. और अब वंस दिस इज डन, तो फिर आप ना ये जो जो चीज रह गई है ना, यू गोइंग टू बैलेंस दैट. तो एम एन इज कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? यू गॉट 8 ऑक्सीजन. तो 8 ऑक्सीजन के लिए आई वुड हैव y शुड बी 8. अब हाइड्रोजन काउंट कर लो. हाइड्रोजन द ओनली प्लेस पे यू हैव हाइड्रोजन इज दिस थिंग 16, और तो कहीं हाइड्रोजन नहीं है ना. तो v क्या होगा? दैट्स गोइंग टू कम आउट टू बी 16, ठीक है? इज दिस क्लियर? Yes, sir. सर आप What ये is it? पार्ट के वजह समझ नहीं आया ये दोबारा करो, ठीक जी. है? मैं पहले पहले एक सिंपल वाला कर देता हूँ, मतलब इधर साइड पे क्लिक कर लेते हैं. पहले सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि Na और लेट्स से Al3 प्लस रिएक्ट कर रहे हैं, राइट? अब वो बन रहा है Na+1 और Al. अब the problem is the atomized this equation is already balanced. एक 1 Na 1 Na and 1 Al 1 Al, right? But the thing is electron wise it's not balanced. Na जो है ना वो 0 से +1, it's going from 0 to +1. तो इसका मतलब है it lost how many electrons? Lost 1 electron. Al जो है ना वो 3 plus से किस पे गया? It's going to 0, right? So that means कि it gained how many electrons? 3. जी. So electrons gain and lost equal होने चाहिए. It's a redox reaction, right? So I'm going to multiply this by 3 और उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वहां पे तो कुछ करना ही नहीं है. तो 3 आई शुड हैव 3 Na, राइट? तो आप मुझे बताओ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस्ट इज इक्वल, राइट? ये क्लियर है? जी. तो यही एग्जैक्ट ना, यू आर गोइंग टू डू एग्जैक्टली द सेम थिंग ओवर देयर. कि उधर मैंने क्या किया था? उधर बस ये था, प्रॉब्लम ये था, इक्वेशन वाज स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड बट एवरीथिंग वाज एग्जैक्टली द सेम. mn क्या आया था यहाँ पे? +7, राइट? इज दैट क्लियर? जी. और इधर क्या था? mn+2 था, राइट? इधर +7 था. तो उसका मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड? 5. जी. प्लस
7 से +2। अच्छा, I जो था वो -1 था, और यहाँ पे I क्या था, न्यूट्रल था ना, 0, राइट? तो -1 से 0, दैट मीन्स इट लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? जी ठीक है, तो अब इन दोनों को बराबर करना है। इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था। तो कोई नंबर सोचो जिससे दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। सो नीचे वाले को आई मल्टीप्लाइड बाय 10, अपर वन आई मल्टीप्लाइड इट बाय 2, राइट? ये भी क्लियर है? जी तो इसका मतलब है मेरे पास आयोडीन जो होने चाहिए ना, 10 होने चाहिए। तो 10 आए, तो यहाँ पे 5 I2, राइट? वो 5 इसलिए करना पड़ा है क्योंकि वो I2 था ना, तो मतलब 5 I2 का मतलब 10 आयोडीन है। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ आ गया इस बार। हाँ, और वही काम, बस इसमें जो ट्रिकी पार्ट था ना, वो ये था कि ये जो नंबर था ना, 2 और 10, ये मैं इससे कम नंबर भी चूज कर सकता था। इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे इसको 5 से, राइट? मतलब 5 और 1 पे भी बैलेंस हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये आनी थी कि 5 आयोडीन्स अगर मैं करता ना यहाँ पे 5, तो यहाँ पे I2 कितने होने चाहिए? 2.5 होते हैं। उससे बस कहा था कि देर ऑल होल नंबर्स ना, तो वो फिर मैं 5 और 1 को ना मैंने बढ़ा दिया, डबल कर दिया, 10 और 2 कर दिया। ठीक है, ये क्लियर है? जी क्लियर है। नेक्स्ट वन। As a piece of rock has 2 grams, has a mass of 2 grams. It contains calcium carbonate, but no other substance. It neutralizes HCl. ठीक है. What is the percentage by mass of calcium carbonate in the 2 gram piece of rock? तो पहले तो रेशियो पता होना चाहिए कि calcium carbonate and this thing HCl क्या रेशियो होता है, या तो वैसे अगर नहीं पता, you have to make the whole equation. ठीक है. Water plus carbon dioxide, तो Cl would be 2, right? तो 1:2 है। इसके मोल्स निकालो। व्हाट आर द मोल्स? प्लीज जल्दी से बता दे कि 36 into 0.5 concentration times volume कितने आ रहे हैं? कि अगर मैं करूं तो इट्स गोना बी 36 divided by 1000। There is Point 0.018. zero one eight. अच्छा, 0.018 मोल्स। अच्छा, तो Yeah. HCl के जो मोल्स है ना, दैट्स 0.0। अब सिंस इट्स 2:1, तो कैल्शियम कार्बोनेट मोल्स वुड बी हाफ। उसका हाफ क्या होगा? दैट्स ओनली 0.009। यही होगा ना, 0.009 मोल्स। अच्छा, इसके यानी आई नो द मोल्स नाउ। मोल्स पता है, आई कैन फिगर आउट द मास। मास क्या होगी? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास। तो क्या आ रही है? 0.009 मल्टीप्लाइड बाय MR ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो होती है ना, दैट्स 40 + 12 + 16 × 3, 48, 12, 60 + 40, दैट्स 100। 100 आ रही है। तो 2 दफा आगे कर लो तो 0.9 ग्राम्स है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो अब बस Yes. वो परसेंटेज निकालनी है। तो वो जो रॉक था ना, 2 ग्राम्स, राइट? उसके द कैल्शियम कार्बोनेट दैट इट हैड वाज 0.9 ग्राम्स। तो 0.9 डिवाइड बाय 2, तो 45% आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, next one. You've got Pauling electronegativity values. That's the tendency of an atom to gain electrons. ठीक है. और electronegative elements कहाँ पे होते हैं? They're on the right side. और periodic table on the right side or to the top. Right side इसलिए because they've got more protons. ठीक है. There's more attraction for electrons right side पे. As you go to the right, shielding remains exactly the same. Distance slightly decrease होता रहता है. Atom छोटा होता रहता है. Why? Because you've got more protons. Lithium जो है ना, वो 3 protons है, और fluorine 9 protons है. तो फ्लोरीन जो है ना, दैट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स a lot more strongly. और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है क्योंकि यू गॉट बिगर एटम्स, तो शील्डिंग इज अ लॉट, सो दे डोंट रियली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स दैट मच। तो वो कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ LNM, पीरियड 3 का क्वेश्चन है। तो ही सेइंग कि L has the highest of the 7 elements Na2Cl। तो इसका मतलब है L कौन सा एलिमेंट है? मतलब L is definitely Cl, right? हाईएस्ट तो उसी की होगी, and it's the lowest of the 7 elements, Na2Cl. Lowest is going to be sodium.
तो M is going to be sodium. Is this thing clear? Yes, sir. तो L contains covalent bond, तो वो कह रहे हैं Cl जो है वो हम ठीक कह रहे हैं, Cl2 का मॉलिक्यूल होता है, it's a diatomic molecule. तो element L contains covalent bonds, that's true. Element L has the higher atomic number than M, which is also true क्योंकि ये 17 है and this is 11, तो वो बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है. Compound L and M contain ionic bonds, which is also true. NaCl जो होता है that's ionic. तो तीनों ठीक है ना? तो it's going to be A. सर, ये जो पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल वाला होता है, ये हाँ इसकी इंफॉर्मेशन देंगे ना अगर कोई क्वेश्चन आएगा? हाँ, अगर तो लाइक चाहिए होगी फिर वो देंगे. अच्छा, ठीक ओके, है. ठीक। और इसमें ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ना एक रफ सा रूल है, इट्स नॉट मतलब 100% नहीं है. कि जितना डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा होगा ना, इट्स गोइंग टू बी आयोनिक. ठीक है. मुझे जैसा फॉर एग्जांपल Na ना, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन 0.9 के करीब होता है कुछ, एंड Cl is 3.5, राइट? But Cl is very electronegative. Cl gains electrons, and Na is very less electronegative. It loses electrons. तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में डिफरेंस जो है ना, वो एटम्स के बीच में इट्स ग्रेटर, तो द कंपाउंड इज गोइंग टू बी आयोनिक. 1.7 का डिफरेंस जो है ना, वो नॉर्मली बॉर्डर लाइन होता है. अगर 1.7 डिफरेंस से ज्यादा होगा ना, इफ इट्स ग्रेटर देन 1.7, तो द कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी आयोनिक. इफ इट्स लेस देन 1.7, तो जो कंपाउंड होगा ना, दैट्स गोइंग टू बी मोर लाइकली टू बी कोवलेंट. ठीक है. वो फिर इलेक्ट्रॉन ओके। शेयर कर रहा. ठीक है. या उसके लिए फिर चाहिए होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉलिंग स्केल वैल्यू जो है ना. अच्छा, विच रो इज करेक्ट? बॉन्ड एंगल्स वगैरह, ये NH3 बनता किस तरह? NH3 is ट्रायगोनल पिरामिडल, राइट? क्योंकि वो लोन पेयर होता है. बट जब वो इट फॉर्म्स अ डेटिव बॉन्ड, तो ऊपर वाला लोन पेयर अब नहीं है, इट्स फॉर्मिंग अ बॉन्ड. तो व्हाट डज दैट मीन? इट्स गॉट फोर बॉन्ड्स की शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और एंगल क्या होता है? दैट्स गोइंग टू बी 109.5. ठीक है. सो इट्स गोइंग टू बी D. खाली अगर NH3 होता ना, इफ देयर वाज नो H, तो देन इट वुड बी पिरामिडल. और एंगल जो होगा ना, स्लाइटली लेस होगा बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन. 107 होगा. अच्छा, नेक्स्ट वन. Electronegativity difference can be used to help determine the oxidation number of an atom. अच्छा, ये भी याद रखो, पॉलिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है ना, that also helps you determine the oxidation state. Oxidation state के वैसे rules होते हैं, लेकिन the other way is कि oxidation states जो है ना, you can find out by looking at the Pauling electronegativity values. ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. वो छोटी मोटी बात इससे पूछ सकते हैं. द ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट द एक्चुअल चार्ज ऑफ द एटम. ठीक है. वो बस ये डिसाइड करता है कि जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स है ना, किसके ज्यादा करीब है. आर दे क्लोजर टू F और आर दे क्लोजर टू H. ठीक है. whether it's a covalent compound, whether it's an ionic compound, oxidation state वो नहीं बताता. They just tell you कि भी electrons are closer to F or they closer to H. Now in this case we know कि वो Pauling electronegativity scale जो है ना, उससे you can figure that out, right? कि for example H is I think somewhere around 2.2, ये मैं rough value बता रहा हूँ, and F is 4. So that means the electrons are closer to F. So F को ना, what you say is कि F gains electrons and becomes -1, and H loses electrons, becomes +1. So oxidation state are the charge, the hypothetical charge on the molecule if the compound is treated as if it's ionic. F इसमें actually -1 नहीं होता. -1 just shows कि electrons are closer to F. That's it. और जिस तरह ये molecule है, this is actually a polar compound. It's not an ionic compound. तो खैर वो anyways वो कह रहा था, question क्या था? A number of rules can be used which include the more electronegative atom is given a negative oxidation number. Hydrogen is more electronegative than group 1 metals. Oxygen is more electronegative than hydrogen. Which row is correct? अच्छा, क्वेश्चन में तो उसका कोई लेना देना नहीं था, बस वो पूछा redox है कि नहीं है. तो और disproportionation है कि नहीं है. Disproportionation is
when the same element gets oxidized and reduced. The first one is definitely not disproportionation because the same element has to get oxidized and it also has to get reduced. तो वो directly jump कर जाते हैं. It's probably going to be C क्योंकि the same element आगे जाके ना it's forming two different compounds. तो we need to figure out अच्छा C मैंने पहले ही कर दिया. Mn की oxidation state शुरू में क्या है? जो पहला वाला Mn है. It's probably going to be +2. +7. Oh, नहीं +2 नहीं है, +2 गलत है. I think it's +6. ये देख लो कि x है और फिर it's -2 × 4, that's 4 oxygens. And the Yes, total sir. charge is +6 है. अच्छा इधर Mn जो है वो +4 है. And over here यहाँ पे Mn is +7. ये भी हमने ऊपर भी किया था. तो the same element gets reduced, मतलब कम हो गया +4. And the same element is getting oxidized, वो ज्यादा भी हो गया +7. ठीक है. तो it's definitely redox, it's definitely disproportionation as well. सही है, clear है? Yes, sir. अच्छा उसके बाद ये पहला और आखिरी जो है ना, they're not redox reactions क्योंकि Cr आई थिंक यहाँ पे +6 है और Cr जो है ना इधर भी +6 है. वो कैलकुलेट कर लो, it's 2x 7 oxygens, that's -2 × 7 and the total charge is -2. इसको अगर सॉल्व करोगे ना you're still going to get +6. अच्छा आइडियल गैसेस की ना assumptions है. अच्छा what's an ideal gas? It's a model of a gas. तो वो ये कह रहे हैं कि कौन सी assumptions true है. There are two main assumptions. एक है कि you assume that the particles have negligible volume or no volume. And the second one is they have no intermolecular forces. ठीक है. इन दोनों assumptions का मतलब क्या है? इन दोनों assumptions का जो मतलब है ना वो ये कि if you have a container that's full of gas, so most of the container, if it's full of a gas, so most of the container is just empty space. यानी अगर हम कहें ना container में gas है, तो basically most of the time the container just has empty space. Particles का जो volume है ना that's like negligible, that's almost non-existent. इन सारे particles को if I just bring them together, so they're just going to have a very tiny volume. और second ideal gas की assumption है कि intermolecular forces नहीं होती. ये particles are flying around, no one is stopping them. They're no longer attracting each other, so they're just randomly, haphazardly hitting each other and the walls of the container and exerting pressure. तो ये दो main assumptions हैं, which is 2 and 3. ठीक है. Mass का कोई लेना देना नहीं है. Mass हो नहीं है, we don't care. ठीक है, clear है? और इसका थोड़ा सा मैं वो आइडिया और भी दे देता हूँ कि अच्छा थोड़ा सा इसका वो आइडिया और भी दे देता हूँ कि ये दोनों assumptions जो है मतलब क्योंकि हम कर ही रहे हैं, मतलब ये दोनों assumptions normally true होती हैं for any gas because a gas behaves this way. Particles are not attracting each other and most of the gas is just empty space. ये गलत कब होती हैं दोनों assumptions या सही कब होती हैं या ज्यादा सही कब होती हैं? Under what conditions are these two assumptions more correct? Sir, room temperature and pressure? नहीं intermolecular forces वाकई में negligible कब होती हैं? When are the intermolecular forces negligible? At Higher temperatures and low pressure? high temperatures पे because particles are energetic. So that means they can easily overcome and break the intermolecular forces. They don't really care about the intermolecular forces at high temperatures. और second है low pressures. क्योंकि low pressures में particles are so far away from each other कि they won't really attract each other. Low pressure में क्या होता है? दूर दूर होते हैं ना particles. High pressure पे आप compress कर लेते हो, particles को करीब करीब कर लेते हो. तो low pressure पे particles are so far away and there's so many empty spaces कि वो assumption almost true हो जाती है कि most of the container is just going to be empty space.
लो प्रेशर पे, और प्लस वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बिकॉज दे विल बी टू फार अवे फ्रॉम ईच, और assumptions उल्टी हो जाएंगी. If you take the gas to high pressures, the particles are so close together कि वो जो intermolecular forces हैं they become very large. इसलिए particles gases जो होती हैं they liquefy under high pressure, और उनका जो, और वो फिर empty spaces भी नहीं होंगी because you're compressing it, so there are no more empty spaces in the container. तो उसको छोड़ दो, पीवीसी को एनआरटी का क्वेश्चन आ गया, पता नहीं उसका है भी कि नहीं. A 200 cm cube sample of water has an amount of oxygen gas dissolved in it. The amount of oxygen gas has a volume of 6 cm3. PVC NRT. This is the volume of gas that is dissolved. तो मोल्स कितने हुए हैं? I know कि वो water के अंदर dissolve हुआ है. So how much oxygen gas did they dissolve? तो moles क्या हो गया? That's going to be PV over RT, right? I know pressure, that's 1 times 10 power 5. V कितना है? 6 cm3. But that has to be in meter cube. So you should know कि you're going to उसको 10 power minus 6 करना पड़ेगा, ठीक है? Remember, ये meter cube में होना चाहिए. This is meter cube. Divide 2 times by 1000, 10 power minus 6. Or over RT, which is R is 8.31, or T क्या होता है? That should be in Kelvins, right? क्या होगा 35? 273 plus 35 कितना होता है? That's 308. 308. हाँ, तो कितने मोल्स आए हैं ऑक्सीजन गैस? How many moles did we get? इसने किया कि moles of oxygen gas. Ibrahim किया? Safa, did you try this? Yeah. Into 6. Sir, 2.34 times 10 to the power minus 4. 8. You try and double check this one. Yeah, I got the same. चलो ठीक है. Yeah, I got अच्छा, the so now same. you're too. so now you're looking for the concentration of the dissolved oxygen, right? The concentration is moles divided by volume, right? So the moles of oxygen that were dissolved is 2.34 times 10 power minus 4. और उसको divide by, in what volume of oxygen was it? Water was it dissolved? 200 cm cube, which should be in dm cube. So that's 0.2 dm cube, right? So what do we get? I think it's B. 0.001172. हाँ, वही होगा B होगा. ठीक है. अच्छा, which statement explains why Buckminster fullerene has a lower melting point than graphite? ये क्या होते हैं fullerenes? What are fullerenes? But sir, for question number 8, like I also checked it and it's 2.34 multiplied by 10 raised power minus 4. So नहीं नहीं, वो तो ये था ना, PVC NRT से moles, you found the moles as 2.34 times 10 power minus 4. the concentration. Okay. ठीक है, clear है? Yes. अच्छा, Yeah. अगला, which statement explains why Buckminster fullerene has a lower melting point than graphite? ठीक है, तो एक तो पहली बात है Buckminster fullerene. Graphite क्या होता है? You already know what graphite is. कि उसके अंदर what happens is कि कार्बन जो होता है लेयर्स बना रहा होता है, ठीक है? ये ओलिव्स में पढ़ा हुआ है डिटेल में, ठीक है? अच्छा, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड कार्बन इज व्हाट हाइब्रिडाइजेशन इज कार्बन अंडरगो? दैट्स ये कौन सी होती है जब 3 बॉन्ड्स बना रहा होता है? दैट्स sp2. और एवरी कार्बन एटम इज हैज वन delocalized इलेक्ट्रॉन. वो पाई बॉन्ड होता है which basically becomes
मतलब एक फालतू का इलेक्ट्रॉन उसके पास पड़ा होता है बिकॉज इट्स ओनली मेकिंग 3 बॉन्ड्स, तो वो सारे फिर डीलोकलाइज होते हैं। दैट्स व्हाट ग्राफाइट इज। अच्छा, तो शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, व्हाट इज फुलरीन? फुलरीन इज बेसिकली द सेम थिंग, वो ग्राफाइट ही होता है, सेम स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट कि फुलरीन में क्या होता है, वो जो ग्राफाइट की एक सिंगल शीट है व्हिच इज नोन एज ग्राफीन, दैट गेट्स रोल्ड इनटू अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। यानी सेम वही ग्राफाइट है, जैसा एक पेज है ना, उसको आपने रोल करके ना, ग्राफाइट जो है वो तो कॉपी की तरह है, इट्स पेजेस स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, ठीक है। तो आप इसमें से ना, यू टेक वन पेज और उसको बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। जैसा फुटबॉल नहीं होता, उसकी जो टॉप पे वो बने होता है डिजाइन। अच्छा, उसको यू, सो दैट्स ग्राफाइट रोल्ड इनटू अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ग्राफाइट जो होता है ना, दैट्स अ जाइंट स्ट्रक्चर, क्योंकि द शीट इज एंडलेस, बट इट कुड हैव एनी साइज, इट कुड बी रियली बिग, इट कुड बी रियली स्मॉल एज वेल। वो तो जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है। ग्राफीन ऑन द अदर हैंड इज नॉट अ जाइंट स्ट्रक्चर, उसके अंदर ना एक फिक्स नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, क्योंकि एक स्फेयर होगा ना, दैट उसकी लिमिटेड अमाउंट ऑफ एटम्स होते हैं, दैट्स इट। उसकी वो बड़ा वेल डिफाइंड होता है, देयर इज अ स्टार्ट एंड देयर इज एन एंड एंड दैट्स इट। तो फुलरीन्स जो होते हैं, और बकमिस्टर फुलरीन जो होता है ना, दैट्स एग्जैक्टली 60 कार्बन एटम्स। But there are other types of fullerenes as well, which have 70 and 80 carbon atoms. लेकिन जो बकमिस्टर फुलरीन है, that's 60 carbon atoms. तो दोनों सेम होते हैं, keep that in mind. बस ये कि पहला वाला जो है, that's a giant covalent structure, while this one is exactly the same structure. बस आप ये सोचो कि आपने एक कॉपी में से ना एक पेज निकाला है और उसको बॉल में ना रोल कर दिया। तो ये वाला जो है, दिस इज अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इट्स अ सिंपल मॉलिक्यूल, क्योंकि उसका एक एंड है, एक बस 60 कार्बन एटम्स एंड दैट्स इट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। ग्राफाइट का ये याद रखना, ग्राफाइट का मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन कार्बन, ठीक है। सो हायर देन कार्बन तो ये खुद है, इट्स हायर देन डायमंड, डायमंड से ज्यादा स्ट्रांग होता है मेल्टिंग पॉइंट। सॉफ्ट होता है, स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन द मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन डायमंड। उसकी रीजन ये है कि ग्राफाइट के अंदर ना डबल बॉन्ड होते हैं, देयर लॉट्स ऑफ डबल बॉन्ड्स जो डीलोकलाइज हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा होते हैं डबल बॉन्ड्स उसमें कि द इलेक्ट्रॉन्स गेट मिक्स्ड अप, व्हिच इज व्हाई ग्राफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट्स गॉट अ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। वो बेसिकली उसके ढेर सारे डबल बॉन्ड्स होते हैं जो कार्बन ने बनाने थे, बट व्हाट हैपेंस इज all the electrons they kind of got mixed up, so the electrons are just randomly, they're just randomly, जैसा डबल बॉन्ड में होता है ना, वो electrons are just randomly floating around, ठीक है। तो क्योंकि डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो इसलिए ग्राफाइट हैज अ मच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, इसलिए इट्स गॉट अ मच स्ट्रॉन्गर मेल्टिंग पॉइंट। सॉफ्ट होने की रीजन अलग है, वो सॉफ्ट होने की रीजन ये है कि वो क्योंकि शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, द शीट्स कैन स्लिप एंड स्लाइड, क्योंकि एक शीट का वन शीट हैज नथिंग टू डू विद द अदर शीट, तो दैट्स व्हाई इट्स सॉफ्ट। लेकिन रिमेंबर द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डायमंड, ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरा है ना, जो इसका दूसरा जो भाई है, ये जो बकमिस्टर फुलरीन है, उसका प्रॉब्लम ये कि इट्स अ सिंपल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर ना, इफ देयर इज अनदर, अच्छा, अनदर बकमिस्टर फुलरीन, तो उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, दे जस्ट हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो व्हिच इज व्हाई व्हाट हैपेंस इज कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ठीक है, क्योंकि वो मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, 60 कार्बन एटम्स, ठीक है, एंड दे डोंट बॉन्ड विद ईच अदर, दे डोंट इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो उसने वही कहा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो क्यों है, दैट्स द क्वेश्चन। तो ये मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, बस व्हिच वन इज गोइंग टू बी द आंसर। तो ये वाला है, fullerenes exist as discrete molecules with weak intermolecular bonding की बजाय forces होना चाहिए था। वैसे देख लेते हैं बाकी। graphite is partly ionic, that's obviously wrong. The carbon-carbon bonds in buckminster fullerene are shorter and more strained. नहीं, क्योंकि bonds exactly same है, वही graphite का structure है दोनों में, it's the same graphite structure, it's the same way they're bonding. The mobile electrons, it's definitely not metallic, ठीक है, वो तो है ही नहीं। चलो, ये वाला क्लियर है, ग्राफाइट वाला, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yeah, it's clear. Okay, which, oh, but just the reason I'm going into detail with this is because these are some things which they can ask you, or plus people generally don't prepare for it. So, which equation represents the reaction whose standard enthalpy change is the standard enthalpy change of formation of water? That's easy. What is formation of water? It's when 1 mole of water is formed. किससे form हो रहा है? From its elements.
and the elements have to be in this standard state. So concise, it's this one, right? 1 mole of water is formed from its elements. Oh, elements जो है ना, they're in the standard state. Okay, that's B. Achha, which mixture will react to form exactly 1 mole of water? Yeah, interesting. You have to. I mean, the first thing is you have to make an equation. But hopefully it's not too time wasting. It's going to be 2 NaOH and 2 H2O. Okay, now it's balanced. Achha, starting with the first, अगर mental math easy है तो 2 mole per dm cube, any 1 dm cube has 2 moles, so 250 will have iska quarter, so that's 0.5 moles, right? So H2SO4 is 0.5 moles. और ये क्या है 500, any 1 mole per dm cube, so that's going to be 0.5 moles. Can anyone tell me how much amount of water would be produced when these two react? Which one is the limiting reactant, which one is the excess? Okay, the ratio is that they're going to NaOH क्या है ये? Limiting or excess? Excess. नहीं, NaOH is the limiting क्योंकि देखो 2:1 है ना, so that means 0.5 will react with कितना, how much? 2:1, half के साथ ना, so it will only react with 0.25, right? So you don't need 0.5. Is this clear? Yeah, it's clear. So 2:1, so 0.5 will react with 0.25. It will not. So that means H2SO4 is in excess. You never use excess moles. So I think this question is more about limiting in excess. So now according to this ratio, 2:2, so this will be 0.5 moles. So which means this is not the answer. Okay, we're looking for 1 mole. So next one. As a calculator it's going to take a long time, but as the next one is still 0.5 moles. And the other one is 1000 CMQ, so that's 1 mole per DMQ, so that's 1 mole. So again, it's the same thing. 0.5 will react with half, which is 0.25. So same result, you're going to get the same thing. So it's not going to be B as well. So अगला वाला 500 CMQ, and this is 500 CMQ. So this is 1 mole, or 500 CMQ. That's 1 into 500 divided with 1000. That's 0.5 moles. I'm doing C. So this is exactly in the right ratio. 2:1. Yani 1 will react with 0.5. Iska matlab there's no limiting in excess. They're exactly added in the same amount. ये कितना बनेगा? That's going to be 1 mole. नहीं, ये 1 mole नहीं होगा. Ratio के accordingly, this one is going to be 0.5 moles. Well, the same ratio, no? And this one is going to be double होगा उससे 1 mole. So it's going to be C. So ये clear है? Yes, sir. Yes. So next one, enthalpy change for neutralization. So what is enthalpy change for neutralization? It's the energy released when you have 1 mole of water forming when an acid and an alkali react under standard conditions. Okay? Acid alkali react करेंगे, and 1 mole of water is going to be produced. Or neutralization normally has the same value. It's always coming out to be -57. No matter what the acid is, no matter what the base is. और उसकी reason ये है कि आपका जो the reaction is always the same. The acid produces an H plus ion and the base produces an OH ion. तो वो हर दफा ना, it's exactly the same reaction. They end up forming 1 mole of water. ठीक है? So even if you use HCl or HNO3 or H2SO4, the reaction overall, ionic reaction is basically the same. The rest of them are spectator ions. अच्छा, question वो कह रहे हैं कि he's saying what is the maximum final temperature of the mixture? ठीक है? So he gave you a reaction, and it's the same exact reaction.
So he gave us HNO3. I'm going to write down the reaction. HNO3 plus NaOH, and they end up producing अच्छा अब ये है कि what are the moles of HNO3? ये कोई मुझे बता दे what's 20 into 4 divided by 20 को divided by 1000 भी कर लो. How many moles do you get? 20 into 4 क्या आ रहा है, किसी ने कैलकुलेट किया? 0.08 sir. 0.08. अच्छा, so this one is 0.08 moles. NaOH के बताओ कितने हैं? 30 into 2 divided by 1000. क्या होगा? That's 0.06. हाँ, अब फिर से बताओ, पहले तो limiting और excess. Which one is the limiting? 1:1 है ना, तो इसका मतलब 0.06 will react with 0.06. तो 0.08 तो फजूल में एक्स्ट्रा डाल दिया ना, तो 0.06 will react with 0.06 and it will produce 0.06 or 0.06 H2O. ये क्लियर है? Yes, sir. तो बस बाकी वो कह रहे हैं कि what is the maximum final temperature of the mixture? Now this question is not that easy क्योंकि the first thing is I know कि 1 mole water बनता है ना, तो this is the amount of energy that's released. तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? That's -57 kilojoules, right? In our case कितने मोल्स बन रहे हैं? 0.06 moles. तो फाइंड आउट करो what's the amount of energy that's going to be released. तो वो 0.06 into -57 kilojoules, और ये 57,000 कर लो joules में. What do you get? 0.06 into -57,000. Negative 3,420. अच्छा, -3,420, right? तो ठीक है, यहाँ तक आ गया. Okay, remember it's the reverse. Normally what happens is they give you the temperature. यहाँ पे उल्टा हो रहा है. Basically you have to find the temperature. So now I'm going to do Q is equal to minus MC delta T. It's simply MC delta T. I'm just going to ignore the sign. ये है ना formula where you find out the enthalpy change of a reaction. अच्छा, अब मुझे Q I already know क्योंकि I'm looking for delta T, temperature change, right? So Q is -3420. Mass क्या होगी solution की? That's 50. 20. कितनी? 50. हाँ, 20 और 30 को mix कर रहे हैं, so that's 50 cm cube. And assuming the density is 1, so that's going to be 50 grams. C उसने given है, that's 4.2. So find out what delta T is. Either 3420 divided by 50 divided by 4.2. क्या आता है? Minus 16.28, I think. So delta T is -16 point. अच्छा, delta T मैं पहले बता देता हूँ कि it's an exothermic reaction, right? तो ये माइनस साइन को भी वैसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ टोटली, मतलब वो माइनस साइन हम खुद ही एंड में सोच लेते हैं. Delta T, remember it's an exothermic reaction. That means temperature would be increasing, right? तो मुझे बताओ starting temperature क्या था? That was 25, right? So if the starting temperature is 25 or change in temperature जो है that's 16.28. So what is 25 plus 16.28? 41.3? 41.28, yes. हाँ, 41.3, ठीक है. तो ये आंसर है. तो ये मुश्किल क्वेश्चन है, इसके अंदर एक्चुअली काफी लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं. रिमेंबर आपका जो सबसे बड़ा एनिमी जो होगा ना, दैट्स गोइंग टू बी टाइम. तो यू हैव टू लर्न टू डू थिंग्स वेरी क्विकली. और इस क्वेश्चन का देयर इज नो शॉर्टकट, ठीक है.
तो रिमेंबर कुछ जगहों पे मेंटल मैथ्स विल वर्क, ठीक है, यू हैव टू बी वेरी क्विक, क्योंकि इसमें टाइम तो ज़ाया होना था, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होना था इस क्वेश्चन में। जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, यू कुड हैव डन दिस वेरी क्विकली विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, अगर मेंटल मैथ अच्छी होती। ये वाला जो है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस, ठीक है, ये इस पे टाइम लगना ही लगना है। चलो बस एक आखिरी कर लेते हैं 13, फिर बाकी इस पेपर को कल कंटिन्यू करते हैं। 1 mole of hydrogen reacts with oxygen to give water vapors. Use the bond energy data. What is the value for the enthalpy change of this reaction? तो बस bond energy उसने कहा 1 mole of hydrogen reacts with oxygen to give. Remember bond energy जो है ना, you can only use it for gaseous molecules. Otherwise, you can't use bond energies. तो reaction उसने कहा 1 mole of water reacts with oxygen. तो sorry hydrogen, इसको 1 mole रखना है to give you water vapors. So that means this is going to be half O2, ठीक है। तो bonds broken किया है, that's HH bond. और कौन सा ब्रेक किया, हाफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। और उधर फॉर्म कितने किए हैं, जो फॉर्म किए हैं दैट्स गोइंग टू बी नेगेटिव एक्सोथर्मिक, तो देयर इज 2 OH bonds, राइट। तो बस ये करना, दैट्स द एंथैल्पी चेंज, बॉन्ड्स ब्रोकन पॉजिटिव, बॉन्ड्स फॉर्म्ड नेगेटिव, ठीक है। तो 436 प्लस 496 डिवाइड बाई 2 और -2 टाइम्स OH, तो वो क्या होगा, दैट्स 463, सही है। तो क्या आंसर आ रहा है, इसका निकालो, क्या व्हाट डू यू गेट, -242. -242, ठीक है। बस ठीक है, चलो ठीक है, और ये आखिरी में से कर लेते हैं, आसान ही लग रहा है। Which particle contains nitrogen in the same oxidation state as? अच्छा, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है N2O2 2 माइनस ना, तो ये जल्दी से क्विकली सॉल्व कर लो। N क्या होगा, दैट्स नॉट नोन, दैट्स X, और 2 हैं तो दैट्स 2X। ऑक्सीजन का पता है, दैट्स -2 टाइम्स 2, और इसका टोटल चार्ज है ना, दैट्स -2, तो क्या होगा, दैट्स गोइंग टू बी 2X। -4 को उधर लेके चले जाओ तो दैट्स गोइंग टू बी +4 -2, सो दैट्स X विल बी +2 डिवाइड बाय 2, तो 1 आ रहा है। तो वो फाइंड आउट कर लो कि 1 कहाँ पे, आई थिंक इट्स किस वाले में 1 होगा, N, मेरे ख्याल से इस वाले में। H जो है ना, दैट्स +1, N का नहीं पता, दैट्स X। फ्लोरीन रिमेंबर इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो इट्स ऑलवेज -1 और ×2। तो इसको अगर सॉल्व करोगे, -2 ऑन द अदर साइड दैट्स +2, और फिर 1 ऑन द अदर साइड दैट्स -1, दैट्स जस्ट गोइंग टू गिव यू +1। तो D आंसर है, ठीक है। Yes, sir. तो बस ठीक है, 15 से फिर कल कंटिन्यू करते हैं। तो कल थोड़ा सा वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाइज जो उसके क्वेश्चंस जो है वो कल होंगे, ठीक है। चले ठीक है, ओके एवरीवन, अल्लाह Okay, हाफ़िज़। sir. हाफिज।